A very good evening and welcome to UAS. Let's commence today's class. सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। एक बार आप सभी प्यारे साथी जरूर से जरूर ये बता दिया करें, एम आई ऑडिएबल? क्लास यदि सही है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ओके लिख देंगे सभी साथी। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे, एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक मिल पा रही है? डोंट बी लेट, फटाफट ज्वाइन कर लें सभी साथी भाई। हाँ, एक बार कमेंट करेंगे। यस यस, थैंक यू गीता जी, अमरीश एंड और भी हमारे साथी जो ज्वाइन करते जा रहे हैं भाई, सभी का शुक्रिया। विनीता रानी, ट्यूटर हैज, और हमारे साथी यस, रश्मि गुप्ता लिख रही हैं यस सर। सीमा जी भी आ चुकी हैं। सभी साथी ज्वाइन करें भाई, तेजी से ज्वाइन करेंगे। चलिए भाई, तो सीधे चला जाए आज के क्वेश्चंस की ओर। अभी तक स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो पा रही है शायद, एक बार बताएंगे। स्क्रीन शो नहीं हो पा रही है, स्क्रीन अभी तक आपको डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। जैसे स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए तो आप लोग लिखेंगे, ओके लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच कीर्ति जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग ज्वाइन करेंगे तेजी से। तो चलिए फिर सबसे पहले आप बताएंगे कि चलिए सही तो चल रहा है। एक बार कमेंट करेंगे, वर्ड्सवर्थ का डीओबी बताना है आपको। वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था? और यदि आप इसका सही आंसर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको वॉइस मिल पा रही है प्रॉपर। ईयर ही बता दें। यस, 1770 बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, स्वाति सिंह, सीमा जी, रश्मि गुप्ता और भी हमारे तमाम साथी जो ज्वाइन कर चुके हैं सभी का, निवेदिता जी हैं, कीर्ति जी हैं। तो आइए आप लोग वर्ड्सवर्थ को अगले 7 दिनों में एकदम, है ना, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलें, और स्कोर जरूर बताना लास्ट में। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और देखो क्लास शुरू करने से पहले बता दूं, 25% क्वेश्चन एकदम न्यू होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? 75% क्वेश्चन ओल्ड होंगे, पीवाईक्यू होंगे, लेकिन 25% क्वेश्चन कैसे होंगे? एकदम न्यू। अगर आपका स्कोर, पहले से सुन लीजिए सभी लोग, 35+ हो जाए तो बस समझ लेना कि बहुत अच्छा है। चले, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, हु प्रेज वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी? जॉन कैबिल, कॉलरिज, सादी, जोना बेली। माय डियर, क्वेश्चन को कुछ ऐसे पढ़ लो कि भुलाना भी चाहो तो भूले ना। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ, किसने वर्ड्सवर्थ की तारीफ की, यानी इनके ऊपर एक कमेंट किया?
किसने कहा वर्ड्सवर्थ को पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी? तो राइट आंसर है जॉन केबल। अब मैं फिर से बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, और बोलने का उद्देश्य कि आप लोग कमेंट लिखें जॉन केबल, है ना, और बोलें भी। 2 काम आपको जरूर करना है, कमेंट लिखना है, कॉपी में भी लिखना है मतलब कहीं भी लिखो, और बोलना है पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय जॉन केबल। ये वर्ड्सवर्थ के लिए है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मे बी रिपीटेड। वर्ड्सवर्थ was the only poet laureate to write no religious verses, official verses, moral verses, offending verses। वर्स का मतलब कविता होता है। वेरी गुड मनु जी। वर्ड्सवर्थ एकमात्र ऐसे पोइट लॉरिएट हुए जिन्होंने, अब भाई पोइट लॉरिएट का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कवि, मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त, तो वो सरकार के लिए कुछ लिखे, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल कोई कविता लिखी ही नहीं है। नो ऑफिशियल वर्सेस। ऑप्शन राइट क्या होने वाला है जी? बी इज द राइट आंसर। और हमारे कई प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। वेल डन, सुपर, बहुत अच्छा जवाब। और इसी तरीके से आप आंसर करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई वॉइस बंद की जाए। यस। Who called Wordsworth as egotistical sublime? कैबिल, कीट्स, साउदी, जॉन बेली। वैसे साउदी की जगह एक ऑप्शन अगर ये दे दिया जाए पीबी शैली, तो ज्यादा हमारा बंदा कंफ्यूज होता है। अब जैसे ही वो देख लेता है कि इगोटिस्टिकल सबलाइम, तो उसके मन में ये तो आता है कि कीट्स हैं, और राइट आंसर लगाएगा बी। आप सभी प्यारे साथी ध्यान रखेंगे, वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा था? तो आंसर करना है जॉन कीट्स। और हमारी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था कि सर क्लास का टाइमिंग मत चेंज किया करिए, 9 PM ना करें, 8 ही रखा करें, लेकिन वो इस समय क्लास में दिख नहीं रही हैं, होना चाहिए था। नेक्स्ट, ओसवाल्ड मार्मेड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेसी वेलस, एडोनिया एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड आर द कैरेक्टर्स इन द वर्ड्सवर्थ। उस वर्क का नाम बताएंगे। द बॉर्डरर्स, द प्रिल्यूड, द रेक्ल्यूज, चिंटर्न एबी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द राइट आंसर इज द बॉर्डरर्स। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं हमारे सभी साथी। In the essay The Preface to the Lyrical Ballad, William Wordsworth manifested the guidelines. Ordinary life is the best subject for poetry. Every language is best suited for poetry. समझते हुए पढ़िएगा। Expression of feeling is more important than action or plot. Poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotion recollected in tranquility. विलियम वर्ड्सवर्थ ने, क्या ये ऑल ऑफ दीज सारी बातें सही हैं? तो आप बोलोगे यस सर, डी ऑप्शन। यहां पर ई ऑप्शन होगा। इन द एसे द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स, प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैनिफेस्टेड यानी उजागर किया है कुछ गाइडलाइन। तो इन्होंने कहा है कि ऑर्डिनरी लाइफ पोएट्री का सर्वोत्तम विषय हो सकता है, सही है। एवरी लैंग्वेज इज सुटेड फॉर पोएट्री, ये भी सही है ना, प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं माना। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्शन, और ये डी वाला तो इनकी डेफिनेशन ही है पोएट्री की। दैट्स व्हाई राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी कि ई। नेक्स्ट, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन कहां आपको देखने को मिलती है? सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज बिफोर यू। स्टिल
स्टिल का मतलब शांत होता है, ध्यान रखना। सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन आपको मिलती है टिंटन एबी। यस, बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। हमारे प्यारे साथी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, सुपर, बहुत अच्छा आंसर। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अ बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर, यहाँ पर आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपका कम से कम 2 बार आ चुका है, यहाँ केवल 1 बार लिखा गया है। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइंस रिपीटेड ही आती हैं। Our birth is but a sleep and a forgetting, Tintern Abbey, the Recluge, the Prelude, Immortality Ode. राइट आंसर इमॉर्टैलिटी ओड होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पूर्ण मनोयोग से समझेंगे। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस, लेस मीन्स होता है गर्ल यानी लड़की, तो जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस है इज अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सेंट्स, अ गर्ल नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब सभी साथियों के द्वारा सही मिलना चाहिए, एंड द राइट आंसर इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे साथी, मेजॉरिटी क्या 100% बी ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है द बॉर्डरर्स, ये प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी, ओड किस कैटेगरी में आएगा? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, बताएंगे भाई। वर्स ट्रेजेडी, वर्स ट्रेजेडी। जी अजय जी, आशा रानी जी, पन्ना लाल जी, और यहाँ पर कौन एक कमेंट आ रहा है भाई? कीर्ति शुक्ला जी, अगर लेट आ रहा है तो नेटवर्क का इशू है आपके यहाँ। ऑप्शन सी होगा, बहुत अच्छा जवाब कीर्ति जी, नेटवर्क की वजह से 5 से 10 सेकंड का डिफरेंस हो सकता है, हालांकि एप्लीकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यहाँ से और आपके तक पहुँचने में, बट आपके एंड में यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को आप मेरी नज़र में पहली चीज तो इंपॉर्टेंट लगा दो, 3 स्टार क्वेश्चन है, यूं समझ लो आप। ये क्वेश्चन कभी भी आपको मिल सकता है, ध्यान रखना है। Which out of the following is not a poem by Wordsworth? London 1802, Strange Fits of Passion Have I Known, The Solitary Reaper, London। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो कभी मत ये सोचो कि 100%। देखो जी, आपकी जो परीक्षा है 2022 की, इसमें बहुत एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको ये पता चल गया कि वर्ड्सवर्थ का लंदन 1802 ये है, आपको पक्के से पता है कि 10 सॉलिटरी रीपर है। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट, लेकिन ये तो पक्का है कि लंदन नाम से कुछ है ही नहीं है, ऐसा है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों वर्ड्सवर्थ का है, और कौन सा नहीं लिखा गया वर्ड्सवर्थ की, कौन सी पोइम नहीं है, तो वो होगा लंदन। कैसे अजय जी गलती कर सकते हैं आप? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, नॉट दिया है तो डी आंसर होगा। समझ आया? क्लियर बात है? नेक्स्ट, यस, बिल्कुल सही लिखा है आपने, टू मिल्टन कहते हैं इसी को। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर is a line from Tintern Abbey, Immortality Ode, Daffodils, the world is too much with us. Little we did we see in nature, हम प्रकृति को बहुत कम समझते हैं, प्रकृति का बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि वास्तव में हमारे लिए अच्छी है, वफादार है। ये एक सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस,
इसमें ऑथर बताते हैं, पॉइंट बताते हैं कि किस तरीके से आदमी मटेरियलिस्टिक हो गया है, भौतिकता की चाह में वो नेचर यानी प्रकृति को भूल गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आप लोग यदि डिमांड करोगे ना, देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने कंप्लीट कोर्स लिया था उनको याद होगा, ये सोनेट हमने पढ़ाया था डिटेल में। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं अलग से इसके अलावा भी, वो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। क्या आप ऐसा चाहते हो कि एक बार एग्जाम से पहले इम्पोर्टेंट वर्क्स हिंदी एक्सप्लेन करके समझा दिए जाएं अलग से? इसके अलावा ये तो एज इट इज चलता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फॉर whom डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन? ओके, चलिए भाई, आपकी ये रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एक बार उनको मैं रिवीजन सीरीज चला के जरूर पूरा करा दूंगा। फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul we like a star, thy soul we like a star and dwelt apart"? ये लाइन किसके लिए है? तो आप बोलोगे शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, मिल्टन, स्पेंसर। तो राइट आंसर बिल्कुल सही क्या होगा? हाँ, गलती से कोई शेक्सपियर ना लगा देना, जॉन मिल्टन के लिए ही है। टू मिल्टन अभी आपने बोला था, लंदन 1802। ऑप्शन सी। When was the poem "The Reverie of Poor Susan" written by Wordsworth? On visit to France, when he was a student, when he was studying in London? None of these. Question number 13। बहुत अच्छा जवाब। यहाँ पर हमारे साथी एकदम बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना, याद रखिएगा, तभी आप सही कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, 3 टाइम रिवीजन मस्ट होता है। Name the friend and admirer of William Wordsworth who left a legacy of 900 for him। भाई उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 900 की लेगेसी छोड़ गया था, इनका मित्र था। ऐसे दोस्त भगवान सबको मिले हैं कि जो कुछ दे के जाते हैं। और वो कौन है? द राइट आंसर इज रेजले कैलवर्ट। ऑप्शन ए। यहाँ पर हमारे कई साथी कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बी में जा रहे हैं, काफी लोग बी, और कुछ लोग ए में जा रहे हैं। बट याद कर लीजिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए राइट आंसर। Which work of Wordsworth can only be called subjective autobiography? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूं समझ लो। लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट लिखे भी दे रहा हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। कौन सा वर्क है जिसे वर्ड्सवर्थ का सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी कहा जा सकता है? तो वो है द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी। वेल डन, बहुत अच्छा। रेखा जी, आप डेली लाइव नहीं रहती हैं भाई, डेली रहा करिए। बहुत अच्छा जवाब भाई। नेक्स्ट, which period in Wordsworth career was marked with gloom? बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सा वो पीरियड है जो बड़ा उदासी भरा था? अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि पीरियड अगर डेट नहीं कंफर्म है तो गड़बड़ भी कर सकते हो। लेकिन इसको पहले तो आंसर लगाओ, 1790 टू 1797। बहुत अच्छा जवाब भाई, शाबाश। प्रवीण जी, अंजलि तिवारी, रश्मि गुप्ता। अब देखो इसको याद कैसे किया जाए कि एग्जाम तक ना भूले। भाई हर आदमी की जिंदगी में ग्लूम पीरियड आता है, उदासी भरा पल आता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि वो उस समय अपने आप को संभाल लिया तो उसके बाद वो बहुत अच्छा करता है, एकदम रॉकिंग काम करता है ना। आपको पता है कि 1798 में इनका आया था लिरिकल बैलेट्स, और जिसके बाद भाई ये छा गए थे। उससे ठीक पहले तक का पीरियड ग्लूमी भरा था। बस लास्ट वाली डेट याद रखो, 1797। अब नहीं भूलना चाहिए।
हाँ, टोटल अगर पूछे तो 5 years। यस। हाँ बताओ, 5 साल में तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है ना। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, जो डटा रहा जीतेगा वही। About which poem Wordsworth wrote, "There is not an image in it which I have not observed, and now in my 23rd year I recollect the time and place where most of them were noticed. To the cuckoo, daffodils, the prelude, and evening walk." क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ साथी जरूर गलत करेंगे। माय डियर, ये किस पोएम के विषय में इन्होंने कहा है? एन इवनिंग वॉक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अजय जी सही जवाब दे रहे हैं। अंजू जी का आंसर गलत हो गया है, इन्होंने बी डी डेफोडल्स लगाया। गीता गुड़िया राइट है। कीर्ति शुक्ला राइट। प्रवीण राइट। स्वाति सिंह राइट। अंजलि तिवारी राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा जिन्होंने डी आंसर दिया है। About which poem Wordsworth said, "Its object is partly to expose the vices of the penal law, and calamities of war as they affect individuals." सभी साथी बताएंगे। गिल्ट एंड सॉरो, डैफोडिल्स, द प्रिल्यूड एंड इवनिंग वॉक। ये तो नहीं है, प्रिल्यूड भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 18 में कितने साथी हैं जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं, गिल्ट एंड सॉरो? बिल्कुल सही है, ए वाले। इट इज अ स्टोरी ऑफ क्रूअल wrongs suffered by an innocent woman, chiefly as the result of war, and by a technically guilty but essentially good man who ends on the gallows as a confessed murderer, the theme of which poem is narrated here। यहाँ पर किस पोएम की बात की जा रही है? 19 नंबर में हमारे सभी प्यारे साथी जवाब देंगे, एंड द राइट आंसर इज, आई होप आप डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, एन इवनिंग वॉक। देखो, याद करने का तरीका है कि यहाँ पर एक इनोसेंट वुमन की कहानी है जो सफर करती है, और लास्ट में जो मर्डरर है वो कन्फेस करता है और फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता है। तो गिल्ट एंड सॉरो, जब जीवन में व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है, आज नहीं तो कल उसे गिल्ट फील होता है, और फिर वो दुख व्यक्त करता है, यानी कि सॉरो के भाव में चला जाता है ना। चलो भाई चलेंगे। विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर? वर्ड्सवर्थ कैरियर यानी वर्ड्सवर्थ के जीवन में कौन सा पीरियड ग्लोरियस डिकेड? डिकेड बोले तो 10 साल। तो 10 साल जब इन्होंने एकदम रॉकिंग काम किया हो, वो कौन सा पीरियड हो सकता है? अब देखो, यहां थोड़ा कॉमन सेंस लगाना माय डियर। बोलोगे कैसे गुरुजी? भैया मेरे, आप 1797 के पहले तो ग्लोरियस हो नहीं सकता, क्योंकि ग्लूमी पीरियड था 5 साल। और जैसे ही एक साल गुजरा, 1798 आया, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई लिटिल बैलेट के साथ, है कि नहीं? तो भैया हो जाएगी बल्ले बल्ले। राइट आंसर आपका होगा 1797, 1807। सबको सोने से, एक बात नोट कर लो, मैं आज आपको एक मेथड बताता हूं याद करने का। देखो, लेटते ही कोई सोता नहीं है, ऐसा प्राणी जीवन में पैदा हुआ ही नहीं, अगर वो मनुष्य है। तो जब आप ये बात समझ लेना ध्यान से, हल्के में लोगे तो हल्के हो जाओगे। जब आप सोने को हो लेकिन सोए ना हो, थोड़ा सा ध्यान वो क्वेश्चन करो जो आपको याद करना है, और याद है नहीं, भूल सकता है, और ऐसे याद करते करते सो जाओ। यकीन जानिए कि वो कभी नहीं भूलेगा। सुबह एक बार देख लो। 19 कौन क्लियर करने के लिए कह रहा है? लो जी। इट इज अ स्टोरी ऑफ क्रूअल रॉन्ग सफर्ड बाय एन इनोसेंट वुमन। ये एक निर्दोष महिला की कहानी है जिसके साथ में बहुत गड़बड़ झाला किया जाता है। विशेष तौर से उसका परिणाम क्या होता है? युद्ध होता है, और एक जो टेक्निकली गिल्टी रहता है, दोषी रहता है, बट एसेंशियली गुड मैन। टेक्निकली तो दोषी होता है लेकिन वास्तव में अच्छा आदमी होता है। और वो होता क्या है? हु एंड्स ऑन द गैलोज एज अ कन्फेस्ड मर्डरर। उसका जीवन का अंत कैसे होता है? वो अपने मर्डर करने के जुर्म को कबूल करता है, और गैलो मतलब होता है फांसी की तख्ती। आई मीन इवनिंग वॉक है या नहीं? नहीं, ये भाई बहुत अच्छा आपने
मैंने आंसर तो सही बताया लेकिन टिक करने में गड़बड़ी हो गई थी भाई। 19 नंबर में जी रश्मि जी ने रिमाइंड कराया, थैंक यू रश्मि जी भाई, बहुत अच्छा आपने मुझे रिमाइंड करा दिया, नहीं तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने शायद बोला तो सही है लेकिन टिक करते समय गलत जगह टिक हो गया। राइट आंसर क्या है? गिल्ट एंड सारो। और मुझे भी इस बात का गिल्ट है क्योंकि जब मैं बता रहा था तो मेरे दिमाग में था कि आंसर गिल्ट एंड सारो है, बट वो गलती से टिक करते समय डी हो गया। भाई सभी लोग करेक्ट कर लेंगे, गिल्ट एंड सारो ही है। चलो बहुत अच्छा, शुक्रिया। ऐसे भाई रिमाइंड करा दिया करिए, सिंबल बना दिया करो, कभी नजर न जाए, यूट्यूब का सिंबल बना दिया करो, एक आध बार दिख जाएगा। वैसे लगातार मैं कमेंट पर नजर रखता हूं, फिर भी अगर ना देख पाऊं तो सिंबल बना दिया करो। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच भाई, ये बहुत अच्छा। इसी तरीके सभी लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन उसको हम बाद में भी भूल को सुधार कर सकते हैं, इसीलिए कॉरिजेंडम सेक्शन होता है। ये क्लियर हो गया है? वर्ड्सवर्थ का जो ग्लोरियस डिकेड है वो 1797 से 1807 तक है, तो ये 10 साल हो गए, शानदार है? और अब चलते हैं, द पीरियड ऑफ डेक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगिन आफ्टर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जीवन में कभी एक जैसा नहीं होता है। एक हर आदमी अपने जीवन को एक थोड़ा देखो ना, एक समय आपकी जिंदगी क्या होगी, ऐसे होगी, एक समय फिर ऐसे होगी। तो भाई जब ग्लोरियस पीरियड तो ये हो गया, तो यहाँ कब चढ़े? 1807। तो इसके बाद उतरना पड़ेगा ना, तो डेक्लाइन लगा दो, आंसर क्या बोले तो डी। अब मुझे उम्मीद है कि आप गड़बड़ नहीं करोगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलो बहुत अच्छा, वेल डन। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा ना, बच्चे को क्या कह रहे हैं? अ प्रॉफिट पैगंबर, अ सीयर एक साधु, एंड अ फिलोसफर एक दार्शनिक। किस पोएम में? पढ़िए ऑप्शंस, गिल्ट एंड सॉरो, ओल्ड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, द प्रिल्यूड एंड इवनिंग वॉक। अगर इसमें बिल्कुल भी आप समय ना खराब करें तो ये ओल्ड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी है, जिसमें इन्होंने चाइल्ड को प्रॉफिट, सीयर एंड फिलोसफर कहा। और आपको ये भी बताते चले कि शायद इसमें ईयर भले नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार तो कम से कम आया है प्रीवियस ईयर में, और मेरी नजर में वेरी वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भूलना मना है। अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सर वॉल्टर रेले राइट्स, वो कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसके विषय में स्वयं वॉल्टर रेले लिख रहे हैं? इट वॉज नॉट बाय एन acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification of childhood, but by looking at the nature and life with an open mind. किसने कहा कि भाई इन्होंने प्रकृति को खुले मस्तिष्क से देखा है? नहीं, ये किस पोएम के विषय में कहा था राले ने, ये बताना है। तो भाई गिल्ट एंड सारो ये तो नहीं लग रहा है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी हो सकता है, द प्रिल्यूड पता नहीं, एन यूनिंग तो नहीं लग रहा है। अब देखो दो ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, उसी कंफ्यूजन से तो बचना है, और 23 में सही आंसर लगाना है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी के विषय में ही कहा गया है, ऑप्शन बी राइट। गुड, बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं भाई हमारे सभी साथी। Which of the following is true about the third stage of Wordsworth love for nature? कौन सा सत्य है वर्ड्सवर्थ के लव ऑफ नेचर के थर्ड स्टेज? प्रकृति के प्रेम, जो वर्ड्सवर्थ का प्रेम था वो परिवर्तित होता रहा। पहला देखिए, एनिमल मूवमेंट्स एंड coarser pleasures, stage of mere sensibility devoid of thought, nature became the nurse, guide and the guardian of his heart. हेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपो है, इरेटम है, इससे सही करेंगे भाई। ए भाई आजा आजा, पेन आ गया, चलो। तो यहाँ पर हिज हार्ट, स्वीट एंड फैंसीफुल लाइक चाइल्ड्स डीप, ऑप्शन सी राइट होगा। नेचर बिकेम द नर्स, गाइड एंड द गार्जियन ऑफ हिज हार्ट। यस, अच्छा क्वेश्चन। विच पोएम डेस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथेइस्टिक फिलॉसफी? पैंथेइस्टिक फिलॉसफी दिखाता है कौन सी पोएम? टिंटरनेबी या प्रिल्यूड या इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी?
25। बहुत सही जवाब करेंगे आप डी आंसर के साथ यदि जा रहे हैं। और शालिनी श्रीवास्तव, स्वाति, अंजलि, अंजू, रश्मि, ये सभी डी के साथ जा रहे हैं। वेल डन अजय जी। तो चलिए फिर सीधे चला जाए 26 की ओर। Who appreciated Wordsworth's poem Michael in the words, "Nature herself seems to have taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power"। किसने भाई साहब इतनी जोरदार तारीफ की है माइकल के विषय में? उन्होंने कहा कि प्रकृति ने स्वयं अपनी पेन निकाल लिया और अपनी पूरी शक्ति से लिख डाला। तो ये बात एक अच्छा आदमी कह रहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड। राइट आंसर बी आंसर नहीं होगा। कौन लगा रहा है? सी होगा। बहुत अच्छा। आशा रानी जी बी नहीं सी लगाइए। मैथ्यू आर्नोल्ड तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नेचर ने स्वयं, प्रकृति ने स्वयं अपना कलम निकालकर अपने हाथ से लिखा है इसको और पूरी ताकत से। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है ऐसी शक्ति जो लोगों को भेद देती है, अंदर तक जाए, मर्मस्पर्शी। माइकल, Isabel, Luke are the characters in Wordsworth's poem Michael on Ode on Intimations of Immortality, the Flute in Turnaby। आपके एग्जाम में केवल ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जो आएगा, ल्यूक कैरेक्टर, और राइट आंसर तो माइकल ही होगा। 27। चलें बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, the poem Michael is set in Greenhead Kyle in Grasmere Valley, लंदन, a village in London, a village in Ireland। तो माइकल भाई सेट होती है ग्रीन हेड गाइल इन ग्रासमियर वैली में। ग्रीन हेड याद रखना, ऑप्शन ए राइट है। विच पोइम इज नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोइम्स even though it is a poem that mentions a character named Lucy। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। लूसी पोइम में शामिल नहीं है, कैरेक्टर लूसी भी वहां पर है। लंदन 1802, लूसी ग्रे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, गाइड टू द लेक्स। हाँ भाई, दीप्ति जी भी आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी आप लेट हो। और राइट आंसर ऑप्शन बी। देखो मिस मत करिएगा, नोट्स भी दे देंगे, उससे देख लीजिएगा। बाद में क्लास अपडेट हो जाती है 3 से 4 घंटे में, है ना, उसे जरूर एक बार देख लिया करेंगे। और पीडीएफ नोट्स भी पढ़ लिया करिए, लगभग आपका वहां से भी क्लियर हो जाता है। जस्ट क्लास के बाद में पीडीएफ जरूर दे देंगे। ओके। Who believed that Lucy Gray was a beautiful success when contrasting how it is able to emphasize an incorporeal side of nature, and he believed that the poem The Sailor's Mother was a failure for its lack of the incorporeal। ये बात किसने, कौन विश्वास करता था लूसी ग्रे के विषय में? Who believed that Lucy Gray was a beautiful success। केवल इतना याद कर लो, बस कल्याण हो जाना है। Respond immediately question number 30 and the right answer is Matthew Arnold। Matthew Arnold, option C। तो यहां पर ए के साथ जो जा रहे हैं वो गड़बड़ हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या है? सी है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहे हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट? एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा, आप भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ओके। द एक्सकर्सन इज अ लॉन्ग डिस्कर्सिव फिलोसफिकल पोएम। द ग्रेटेस्ट पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ बेस्ट पोएट्री was composed at Dove Cottage in 1813। the poet made his last change of residence to Riddle Mount। The excursion is made up of 3 conversations। चलिए भाई जवाब करिए, मजा आएगा और पता भी चल जाएगा कि तैयारी का हाल चाल क्या है ना, कि है कि नहीं। कमेंट्स थोड़ा सा स्लो होते हुए और तेजी से जवाब करेंगे। लगातार मेरी नजर स्क्रीन पर है और मैं देख रहा हूं कौन कौन आंसर कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। एक एक का हिंदी अर्थ सुनना चाहो तो सुन लो। एक्सकर्सन एक लंबी दार्शनिक कविता है। बी, सबसे जो बड़ा पोर्शन था वर्ड्सवर्थ की सर्वोत्तम पोएट्री का, वो
डब कॉटेज में कंपोज हुआ है। 1813 में पोइट ने अंतिम बार अपना रेजिडेंस परिवर्तित किया और रिडल माउंट में शिफ्ट हुए। ये सी कह रहा है। और एक्सकर्सन इज मेड, कह रहा है कि एक्सकर्सन में 3 कन्वर्सेशन है, ये डी कह रहा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। है कोई डी वाला? नहीं, कोई नहीं है। याद रखना तीनों जवाब सही थे। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 होना चाहिए। FOUR 4 कन्वर्सेशंस आपको मिलते हैं और राइट आंसर डी है। मजा आया होगा? एक बार थम्स अप कर देना क्वेश्चन बनाने वाले के लिए। तो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। अपनी भी तारीफ हो जानी चाहिए। क्वेश्चन मजा आएगा, पक्की बात है ना? क्योंकि क्वेश्चन जब नए बनाए जाते हैं, खुद से बनाए जाते हैं, तो उसका अलग ही आनंद होता है। चलो भाई चलें। इसमें आपको 3 पॉइंट, आपको भले लग रहा हो कि क्वेश्चन 1 है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक के साथ 3 क्वेश्चन फ्री है। अच्छा चलो भाई, नॉट नहीं देखा, एक सज्जन कह रहे हैं। अरे क्यों नहीं देखा भाई, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। अच्छा, अयोध्या से कह रहे हैं नॉट नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? कीर्ति जी, डाउन नहीं पड़ना है। मैं माना कि आपने संघर्ष बहुत किया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि अंत में लगता है ना कि पहलवान गिर रहा है, जो रनर होता है, रेसर, उसको लगता है ये अब गिर गया, अब गिर गया मैं। लेकिन वो नहीं गिरता है जो हिम्मत नहीं हारता है और मंजिल पाता है। सभी लोग देखेंगे। टू मिल्टन इज एन सोनेट, ओड, एपिक, नैरेटिव पोएम। बहुत ध्यान से आंसर करना। टू मिल्टन क्या है? क्या ये एक सोनेट है या ओड है, एपिक है कि नैरेटिव पोएम है? भाई टू मिल्टन का अदर टाइटल आपको पता ही है, लंदन 1802। और पक्की बात है कि ये एक सोनेट है। सबका आंसर राइट है, वेल डन। अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा, आइए। द टेबल्स टर्न्ड वाज कंपोज्ड, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिला सकता है। अगर नहीं पढ़ा ध्यान से जवाब करें। 1798, 1799, 1800, 1802। द टेबल्स टर्न्ड कब कंपोज होता है? और एक मजे की बात बताएं तो यहां पर कई साथी सही आंसर दे रहे हैं और कई गलत भी दे रहे हैं। 1798। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। स्कॉर्न नॉट टू द सोनेट वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश होता है? 34 में आंसर करिए। क्वेश्चन एकदम हिलाने वाले हैं ये वाले, समझ लो। जिसको तैयार है मतलब वाकई में बहुत मेहनत किया होगा। हंसी मजाक खेल नहीं है, क्वेश्चंस एकदम हिलाने वाला। अभी तक किसी का जवाब राइट नहीं दिख रहा भाई। 34 में लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, 1827। प्रवीण जी ने राइट आंसर दिया है और अजय जी ने। और भी साथी हमारे जो गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, लेकिन बी आंसर को टिक कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, तिरस्कार करना। नॉट टू द सोनेट पब्लिश होता है 1827। इट इज अ ब्यूटियस यूनियन, calm and free was a Petrarchan sonnet which is also known as, क्या क्वेश्चन है भाई? कह रहा है कि इट इज अ ब्यूटियस यूनियन, calm and free एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस कह रहा है बाय द सी, बाय द चेंज, बाय द ल्यूक, बाय द पावर ऑफ सिस्टर। तो देखना है भाई 35 में। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी लोग, नोट करेंगे। बाय द सी, बाय द सी एकदम राइट आंसर है और काफी अच्छी मेजॉरिटी सही जा रही है भाई, क्या बात, वेल डन। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊ। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट VR7? VR7 के विषय में कौन सा करेक्ट नहीं है? मेरे साथ पढ़िए, नोट पहले देख लो। According to Wilson Knight, the first stanza of this poem was composed by Coleridge. सही गलत आप बताना। The little girl in the poem was made by Coleridge. Wordsworth composed this poem in 1798.
ये इन नहीं होना चाहिए। इट वॉज पब्लिश्ड इन द लिरिकल बैलेट्स। मैं इसको एक बार से लिख देता हूं, ये इन नहीं है, इट है। और लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा आंसर करेंगे। देखो, आपको तो मजा आ रहा होगा, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हो। राइट आंसर माय डियर यहाँ पर बिल्कुल सही है। द लिटिल गर्ल इन द पोएम वाज मेड बाय वर्ड्सवर्थ होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ। और बी आंसर आपने, मैं कोशिश मैंने की कि आप कंफ्यूज होंगे, बट लेकिन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेल डन। और एकदम न्यू क्वेश्चन है, इसके पहले कभी नहीं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव से ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट शी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट। अब यहाँ 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, 3 या 4। शी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट के विषय में कौन सा करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दिस लिरिक पेंट्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ वुमन। It was composed in 1804. It was published in 1807. The subject of the poem is Dorothy. तो माय डियर, ये जो सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट है, ये एक लिरिक है जो कि एक ब्यूटीफुल वुमन की परफेक्ट पिक्चर को पेंट करता है। क्या ये 1804 में कंपोज हुआ था? क्या 1807 में पब्लिश हुआ था? ये दोनों पॉइंट सही हैं। एक्चुअल में यहाँ डोरोथी में गड़बड़ी है, मैरी हैचिंसन होना चाहिए था, जो कि इनकी वाइफ थी, मैरी हैचिंसन। मजा आया? काफी अच्छा जवाब आपने दिया है, वेल डन। हाँ जी, बहुत अच्छे है। सब्जेक्ट इनकी वाइफ थी मैरी हैचिंसन, बहुत अच्छा, वेल डन। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट नटिंग। नटिंग के विषय में कौन सा सही नहीं है? नॉट ध्यान रखना और नटिंग। दिस पोएम was written in Germany in 1799. It was published in 1802. This poem is a fragment of autobiography. It is written in blank verse. 38. Now it's your time. और यहाँ देखना है कि हमारे साथी क्या आंसर करते हैं। मजा आएगा क्योंकि इस बार ये गुगली डाली गई है आपके लिए, और देखते हैं कि कितने लोग भी, सभी लोग जवाब करो भाई, मजा आएगा पक्के से। और आपके 4 पॉइंट तैयार होंगे नटिंग के विषय में। वैसे भले भूल जाते, लेकिन अब 4 पॉइंट तैयार होंगे। पहला पॉइंट तो ये तैयार हो गया कि ये पोएम जर्मनी में लिखी गई थी 1799 में, तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट, जो कि राइट आंसर भी है, ये गलत है, पब्लिश ये इतना टाइम नहीं लगा था। ठीक है, ये पब्लिश की डेट गलत है, ये 1800 में पब्लिश हुई थी। इसको प्रिल्यूड तो है ही ऑटोबायोग्राफिकल, लेकिन फ्रेगमेंट ऑफ ऑटोबायोग्राफी, यानी थोड़ा सा टच मिलता है, इसलिए फ्रेगमेंट हो गया। और इट इज रिटन ब्लैंक वर्स, ये भी एकदम सही है, यानी कि राइट आंसर भी। मजा आया? सच बताना, चले? हाँ, पूरी रिवीजन जरूर करना। देखो, काम कुछ भी करो माय डियर ना, पूरी शिद्दत से करो, अपना 100% दो। अब की बार टीजीटी पार, बस लक्ष्य बना लो कि करना है, कर जाना है, बस ठान लो अंदर से। हेमन इज द गॉड ऑफ मैरिज, द गॉड ऑफ लव, द गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ वेजिटेशन। यस, हेमिन क्या है? और हमने कहा भी था कि आपकी तैयारी करवा के रहेंगे। अब हमारे लिए यूट्यूब सेकेंडरी है, जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया वो प्रायोरिटी में रहेंगे। चलिए भाई, बताएंगे। बिल्कुल सही है, द गॉड ऑफ मैरिज। ए में जो साथी आंसर कर रहे हैं, रियली प्रेज वर्दी, ऑप्शन ए राइट। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। अब ये ही किसके लिए आया है, ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बताओ आप, 40 नंबर में आंसर करिए।
क्या बात है आशा रानी जी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। 1834, और ही ये आया है पक्के से कॉलरिज के लिए ही। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के मित्र थे, तो वर्ड्सवर्थ का मित्र कौन था? कॉलरिज। और कॉलरिज की मृत्यु कब हुई ये पूछा गया है आपसे, और यहाँ पर 1834 बी आंसर राइट है। तो आज सोने से पहले जरूर याद कर लीजिएगा। और मैं तो यूं कहता हूं कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। वहां देखो, अब समझ लो, हमको पता है कि एग्जाम होना ही होना है, जुलाई नहीं तो अगस्त में एग्जाम होना ही होना है, ठीक है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी ना, तो वहां धरना प्रदर्शन इतना होगा कि डेट मिल जाएगी आपको। 15 जून तक आपको डेट पता चल जाएगी कि एग्जाम कब हो रहा है, और संभवतः अगस्त की डेट आएगी। ये मेरा प्रिडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है। तो माय डियर, टेलीग्राम जो पब्लिक चैनल है जहां 1,800 के लोग जुड़े हैं, वहां पर अब हमारी कोशिश होगी कि डेली कम से कम 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएं मिनिमम, और पर डे, और वो शानदार क्वेश्चंस होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोग पढ़िए। एनी हाउ प्रिपरेशन शानदार होनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर कर सकते हैं कि जिन लोगों को प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, एडमिशंस ओपन है, ये नंबर आप शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स का रिवीजन कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कोई विशेष बात रहे तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।